डियर स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स फंक्शन और हम एनालिटिक फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। और एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें हमें जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है पहले हम उसको समझेंगे। तो पहला है मेरा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शंस और सम्मिश्र फलन। सम्मिश्र फलन यानी कि मान लीजिए हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है। देखिए, एक पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो केवल एक्स और वाई एक्सिस की ही बात करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में हम, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। और जब हम फंक्शन ले रहे हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, इस तरह से फंक्शन लेंगे तो हम एक जो जेड के बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनको लेकर के चलेंगे, जबकि हम रियल एनालिसिस में एक्स के पॉइंट्स एक रियल लाइन पर लेते थे केवल। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है कि मान लीजिए किसी रूल एफ के अंतर्गत हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स डोमेन डी में जो स्थित प्रत्येक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड को एक या एक से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू से एसोसिएट किया जा सके, तो हम W को प्रांत D पर Z का फलन कहते हैं और हम इसे W इज इक्वल टू एफ जेड से डिनोट करते हैं। W इज इक्वल टू एफ जेड मीन्स जेड के बहुत सारे पॉइंट्स थे। एक रूल है एफ जेड, जैसे मैंने कहा W इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड या W इज इक्वल टू साइन जेड। तो ये इस तरह का कोई जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है तो हम W और Z को एसोसिएट कर पाएँ तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब हमारे पास क्योंकि z खुद क्या है x प्लस आयोटा वाई, तो एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू डब्ल्यू है ही इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, वेयर यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ x एंड y। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने अभी कहा w इज इक्वल टू ई टू द पावर z, इसका मतलब ई टू द पावर एक्स प्लस आयोटा वाई। इट मीन्स ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई। ई टू द पावर आयोटा वाई को खोलेंगे तो कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, तो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई टू द पावर एक्स साइन वाई। तो ई टू द पावर एक्स कॉस वाई क्या हुआ, एक्स और वाई का फंक्शन हो गया। इसका मतलब यू एक्स, जो यू है हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड विच इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, तो यू इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। सिमिलरली वी इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। यदि हमारे प्रांत डी में, जैसे हम एक्स से पॉइंट्स ले रहे हैं, यहाँ हम डोमेन से पॉइंट्स ले रहे हैं, तो यदि हमारे डोमेन डी में प्रत्येक जेड के लिए एक अद्वितीय डब्ल्यू प्राप्त होता है, जैसे मैंने अभी कहा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, अब मैंने एफ जेड को ले लिया जेड, तो हम जेड की अलग अलग वैल्यू के लिए हमें डब्ल्यू का एक एक मान प्राप्त होता है, तो हम उसको सिंगल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। और यदि प्रत्येक जेड के कॉरस्पॉन्डिंग डब्ल्यू के एक से अधिक मान प्राप्त होते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड को मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं या बहुमानीय फलन कहते हैं। जैसे एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, अब जेड की वैल्यू अपन यदि एक लेते हैं तो तब भी 1 आएगी और -1 लेते हैं तब भी 1 आएगी। अब है हमारा लिमिट ऑफ फंक्शन। हम जैसे रियल एनालिसिस में लिमिट पढ़ते थे, सिमिलरली हम पढ़ेंगे लिमिट कॉम्प्लेक्स में। लेकिन हमें उससे पहले हम एक चीज़ को समझना चाहेंगे। यहाँ पर वहाँ तो हम क्या करते थे, व्हेन हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, तो हम केवल रियल लाइन पर चलते थे। यहाँ है हमारे पास में पाथ में क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास में एक्स एक एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस और जो पॉइंट है जो हमारा डोमेन है उसमें जो जेड की वैल्यू है वो एक्स वाई आ गई। एक जेड वन मैंने एक्स वन वाई वन ले लिया, एक जेड मैंने एक्स टू वाई टू पॉइंट ले लिया। जब हम जेड वन से जेड टू की तरफ जाते हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी जा सकते हैं, एक कर्व के थ्रू भी जा सकते हैं, एक पॉलीगन के थ्रू भी जा सकते हैं, एक पॉलीगन भी बना सकते हैं। तो यहाँ Z1 से Z2 में क्योंकि वो डोमेन में है, एक
प्रांत में हैं, तो हम Z1 और Z2 Z1 से तो पाथ क्या हुआ, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जाने का जो जिस भी पाथ से हम जा रहे हैं वो पाथ कहलाता है। जबकि रियल लाइन में हमें सिर्फ रियल एक्सिस पे ही जाना होता है, हम कर्व या इस तरह की कोई स्ट्रेट लाइन से ही जा सकते। तो ये बेसिकली यही डिफरेंस है हम जो लिमिट की डेफिनेशन या हम अवकलनीयता की डेफिनेशन में काम में लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लिमिट की डेफिनेशन माना, W इज इक्वल टू एफ जेड हमारा कॉम्प्लेक्स डोमेन डी में डिफाइंड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। डिफाइन है नहीं, हर वैल्यू पर हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है। तो कोई एक वैल्यू राशि L रियल या कॉम्प्लेक्स एफ जेड की सीमा कहलाती है यदि किसी भी पाथ के अलोंग Z टेंड्स टू Z0 या A किसी दी हुई आर्बिट्ररी पॉजिटिव वैल्यू एप्सिलॉन बहुत छोटी के लिए धनात्मक राशि डेल इस प्रकार है कि Z माइनस ए का मॉडुलस लाइज बिटवीन 0 टू डेल, तो एफ जेड माइनस एल मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। हम कहते हैं कि Z टेंड्स टू A यानी Z और A के बीच बहुत कम अंतर है और Z जो A की तरफ अप्रोच कर रहा है वो किसी भी पाथ के अलोंग हो सकता है। तो हमने कहा कि Z माइनस ए मीन्स लेस देन डेल्टा मीन्स कि दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत कम है, यानी कि लिमिट Z टेंड्स टू A। अब यदि व्हेन Z टेंड्स टू A तो एफ जेड और L में बहुत ही अंतर कम है, यानी कि एफ जेड टेंड्स टू L। हम कहते हैं कि Z इसको लिमिट कहते हैं। अब आता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि वही मान लीजिए कि कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड है और डोमेन डी में डिफाइन है, तो हम कहते हैं कि एफ जेड डोमेन डी के किसी पॉइंट, आप Z0 भी लिख सकते हो उसको, A भी लिख सकते हो, तब जब एफ जेड डोमेन डी के किसी पॉइंट पर A पे कंटिन्यूस कहलाएगा यदि किसी दी हुई पॉजिटिव एप्सिलॉन कि मतलब हम एप्सिलॉन को बहुत छोटा ले रहे हैं लेकिन है वो पॉजिटिव में 0 या 0 से नेगेटिव कम नहीं ले रहे हैं। तो हमने कहा किसी दी हुई आर्बिट्ररी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव इस प्रकार है कि Z माइनस ए लाइज बिटवीन 0 टू डेल्टा इम्प्लाइज एफ जेड माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका अर्थ वही, यहाँ सिर्फ वहाँ पर हम L लेते हैं, यहाँ हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं, यानी हर वैल्यू पर हमारे पास एफ जेड की वैल्यू होनी चाहिए। कंटिन्यूस का मतलब अपन ग्राफ जब खींचे तो कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने पहले बताया Z और A में अंतर बहुत कम है, यानी लिमिट Z टेंड्स टू A। हम कहते हैं तो एफ जेड और एफ ए में भी अंतर बहुत कम है, तो एफ जेड टेंड्स टू एफ ए। अब आता है हमारा यानी कंटिन्यूटी हो गई। इसके बाद हम ले रहे हैं अवकलनीयता यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी। अब मान लीजिए वही W इज इक्वल टू एफ जेड किसी कॉम्प्लेक्स डोमेन D में डिफाइन हमारा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। तो किसी पॉइंट A पर हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल कहलाता है यदि Z को A से संबंध करने वाले किसी भी मार्ग के अनुदिश, अब हम यहाँ पाथ ले रहे हैं, तो हमने कहा कि Z A के अलोंग, जब Z A पर जा रहा है तो किसी भी पाथ के अलोंग लिमिट Z टेंड्स टू A एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन Z माइनस ए का अस्तित्व है, और यदि यह लिमिट यूनिक है तो इस स्थिति में जो हमारी ये सीमा जो मैंने आपको लिमिट दी है, ये फलन एफ का Z इज इक्वल टू ए पर डेरिवेटिव कहते हैं और इसे हम एफ डैश ए से डिनोट करते हैं। दैट मीन्स एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट Z टेंड्स टू ए एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन Z माइनस ए। यह हम चाहते हैं कि जब हम इस लिमिट को लें, लिमिट Z टेंड्स टू ए एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन Z माइनस ए, तो हम Z से A पर जाने के लिए किसी भी पाथ को लें, लेकिन
जैसे मैंने Z1 से Z2 पर जाने के लिए या Z से A पर जाने के लिए स्ट्रेट लाइन ली, Z से A की जाने के लिए कर्व लिया, तो दोनों केसेस में इस लिमिट का मान यूनिक होना चाहिए और एग्जिस्ट करना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि फलन हमारा अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। अब इसी एफ डैश ए जो मैंने लिखा है लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड माइनस एफ ए अपॉन जेड माइनस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस डेल जेड माइनस एफ ए अपॉन डेल जेड। मतलब जो हम ए प्लस डेल जेड ले रहे हैं ये डेल जेड टेंड्स टू जीरो हो गया, यानी वही कि हम किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं कि हमारा जो ए प्लस डेल जेड है वो ए की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब एक थ्योरम है, वो है यदि कॉम्प्लेक्स डोमेन डी में डिफाइन कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफजेड डोमेन डी के किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं है। मतलब यदि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। हमने कहा डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होता है, परंतु इसका विलोम मीन्स यदि ये कंटिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। तो सबसे पहले हमने माना कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो डोमेन डी के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। इट मीन्स एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड का अस्तित्व है और ये यूनिक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए हमें कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए क्या करना है कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड और एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू एफ जेड आ जाए। अब देखिए हमने इसीलिए क्या लिया, एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, एफ जेड प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड इंटू डेल जेड। अब देखिए लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, अब मैंने दोनों तरफ लिमिट लगा दी, तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड इंटू जेड। अलग अलग लिमिट्स अप्लाई की तो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा होगा लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो डेल जेड, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। और जो हमारी टर्म है पहली कि लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड हो जाएगा हमारा एफ डैश जेड। तो एफ डैश जेड इंटू जीरो, तो राइट हैंड साइड बिकम्स जीरो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड इज इक्वल टू एफ जेड। इसका मतलब हमारा फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस है। अब हम इसके लिए क्योंकि हर वक्त ट्रू नहीं है तो हम एक एग्जाम्पल से प्रूव करेंगे कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू। तो हमने सबसे पहले एफ जेड ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, मॉडुलस जेड इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिया, हमें पता है कि एक्स में पावर है वाई में भी पावर है, एल्जेब्रिक फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा क्योंकि कोई इन्फिनिटी जब तक आएगा नहीं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये क्योंकि ये एल्जेब्रिक फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस है। हम चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशिएबल है, तो हमने लिया एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो किसके बराबर हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉडुलस जेड का स्क्वायर अपॉन डेल जेड। हम जानते हैं कि मॉडुलस जेड का स्क्वायर जेड जेड बार के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड, जेड बार प्लस डेल जेड बार का प्रोडक्ट माइनस जेड इंटू जेड बार अपॉन डेल जेड। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास टर्म आ जाएगी लास्ट में, देखिए लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो जेड बार प्लस डेल जेड बार प्लस जेड डेल जेड बार अपॉन
डेल जेड। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया है 2 और 1 दिया है मैंने, हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 पहले ही दे चुके थे, ये इक्वेशन नंबर 1। लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल जेड। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं डेल जेड टेंड्स टू 0, तो हम क्या चाहते हैं कि एक पॉइंट है जेड और एक पॉइंट है जेड प्लस डेल जेड, जेड से थोड़ा आगे। तो हम उस जेड प्लस डेल जेड से जेड पर आने के लिए, यानी इनिशियल पॉइंट जेड, फाइनल पॉइंट डेल प्लस डेल जेड, जब डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर आने के लिए हम पाथ कोई सा भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने रियल एक्सिस लिया, यदि रियल एक्सिस लिया तो डेल जेड हो जाएगा डेल एक्स, तो डेल जेड बार भी कितना होगा, डेल एक्स। तो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड किसके बराबर हो गया, एक्स अपॉन एक्स, और वैल्यू रह जाएगी 1 और हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी जेड बार प्लस जेड। जबकि दूसरा पाथ यदि मैं इमेजिनरी एक्सिस लूँ तो हमारा डेल जेड हो जाएगा आयोटा डेल वाई, तो डेल जेड बार हो जाएगा माइनस आयोटा डेल वाई, तो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड हो जाएगा माइनस का 1। तो हमारी लिमिट जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगी जेड बार माइनस जेड। इसका मतलब लिमिट समान नहीं है। अब मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से बता रही हूँ। यहाँ देखिए क्या दे रखा है कि डेल जेड इज इक्वल टू, हमने इसको लिख दिया रो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो डेल जेड बार हो जाएगा रो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो डेल जेड बार अपॉन डेल जेड कितना हो जाएगा, कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, यानी थीटा पे डिपेंड करता है। इसलिए थीटा पे डिपेंड करता है मीन्स पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए इसकी जो लिमिट है वो यूनिक हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि लिमिट यूनिक नहीं है, इसका मतलब हमारा ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये फंक्शन कंटिन्यूस था। यदि फंक्शन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है।